हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी में हमारा 8 चैप्टर चल रहा है। तो इस चैप्टर किसान, जमींदार और राज्य जो मुगल साम्राज्य के ऊपर है, इसका हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया है। आज हम सेकंड पॉइंट इसका देखने जा रहे हैं जो ग्रामीण समुदाय के ऊपर है। ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर एक नज़र डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि किसान अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी किसान की, और साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक सह अस्तित्व का सवाल है, कई मायने में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। इस समुदाय के 3 घटक थे मुख्य। एक था खेतिहर किसान जो सबसे निचले तबके के होते थे, और पंचायत और गांव का मुखिया। पंचायत जो होती थी वो गांव के बुजुर्गों का जो है एक ग्रुप होता था, समूह जिसे कह सकते हैं। और पंचायत का मुखिया जो है वो गांव का मुखिया होता था, उसे मुकद्दम या मंडल कहते हैं। यहाँ पे हमें आरंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र दिया गया है। इसमें पंजाब के एक गांव को दिखाया गया है। देखिए इस चित्र को ध्यान से आप। गांव में किस तरह के खेतीहर मजदूरों का चित्र हमें दिखाई देता है। यहाँ पे लोग अपना जीवन यापन करने की दैनिक जो क्रियाएं हैं वो कर रहे हैं, और इस तरह से ये बस्तियों में रहा करते थे। और कई बार तो ये जो ज़्यादा नीची जाति के इनकी बस्तियाँ गांव के बाहर होती थी। जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूहों में बटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे वाले जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेती में मजदूरी करते थे। यानी ये जो लोग हैं इन्हें अक्सर जो है बड़े तबके के लोग इन्हें नीचा समझते थे। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। यानी जमीन की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को खेती का काम न देके सिर्फ और सिर्फ वही काम दिया जाता था जो उनके लिए उनकी जाति के हिसाब से समझा जाता था, और मोस्टली ये नीचे काम होते थे। फिर देखिए इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे, और इस तरह से वो क्या थे, न तो ज़्यादा धन कमा पाते थे और न उनकी आर्थिक स्थिति सही हो पाती थी, तो वो मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूह का था, और इनके पास संसाधन सबसे कम थे, और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से भी बंधे हुए थे। और इनकी हालत कमोबेश वैसी ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की। दलित यानी कि पूरी तरह से पिछड़े हुए, किसी भी सुविधा से हीन जो समाज होता है वो होता है दलित समाज। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदायों में हलाल खोरन जैसे नीच कामों से जुड़े हुए समूह गांव की हदों के बाहर रहते थे। यानी मुसलमान समुदाय में ऐसे लोगों को हलाल खोरान कहते थे, और इसी तरह बिहार में ऐसे लोगों को मल्लाह ज़्यादा कहते थे। इनका शाब्दिक अर्थ होता है नाविकों के पुत्र, और इनकी तुलना दासों से की जाती थी। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था, ऐसा बीच के समूह में नहीं था। यानी ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ निचले तबकों में ही होती थी, बीच के समूह में ऐसा नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसान के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। यानी राजपूतों के मुकाबले जाति व्यवस्था में तो जाट नीचे थे, लेकिन दोनों का पेशा किसान ही बताया गया है। यानी जब काम एक ही कर रहे फिर भी उनको ऊंचा नीचा बताया जा रहा है। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया, बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुर्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप और केवर्त भी किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगी। यानी जब लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो उन्हें समाज में भी उच्च स्थान मिलने लगा। फिर देखते पंचायतें और मुखिया। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था।
आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। यानी पंचायत जो है वो बुजुर्गों का एक ग्रुप होता था, और ये सभी जो बुजुर्ग है वो मोस्टली ऐसे लोग होते थे जिनके पास अच्छा पैसा और कोई अच्छा जो है गांव में उनकी इज्जत होती थी। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे वहाँ अक्सर पंचायत में विविधता पाई जाती थी, यानी जातियों की अलग अलग पंचायत। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। तो पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था, और छोटे मोटे लोगों की तो इसमें कोई जगह ही नहीं थी। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे हम मुकद्दम या मंडल कहते हैं। स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था, और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था, यानी जब तक विश्वास बना रहता था तभी तक वो मुखिया रहता था, और ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर देते थे। गांव के आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब अपने निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था, और इसमें पंचायत का पटवारी भी उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के आम खजाने से चलता था, जिसमें हर व्यक्ति का योगदान होता था, और इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी होता था जो समय समय पर गांव में दौरे पे आते थे। यहाँ पे हमें एक भ्रष्ट मंडल का उदाहरण दिया गया, इसे देख लेते हैं हम। मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे, यानी जो मुखिया है मंडल है वो इन ओहदे का गलत इस्तेमाल कैसे करते थे। मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते थे, और यह भी कि वे अपनी ज़मीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। यानी ये क्या होशियारी करते थे जो मुखिया होते थे, पटवारी के साथ मिलकर के अपनी ज़मीन का आकलन कर का कम करते थे, और जो बचा हुआ कर है उसका भार दूसरे छोटे किसानों पर डाल देते थे। इस तरह से इन पे ये भ्रष्ट मंडल इसको कहा गया, मंडल को भ्रष्ट मंडल। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल जो है बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं के निपटने के लिए भी होता था, और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी होता था जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना, नहर खोदना आदि। तो जो कोष होता था गांव का, उसमें गांव के सभी लोग योगदान देते थे, और उसका हिसाब किताब मंडल रखता था, और मंडल अगर भ्रष्ट हो जाए तो हिसाब किताब तो भ्रष्ट ही हो जाता था। और ये जो पैसा है ये पूरे गांव के लिए समाज के कार्यों में, सामुदायिक कार्यों में लगता था। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है पंचायत का एक और काम है वो है जाति प्रथा को कड़ी कड़ी से बनाए रखना। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। यानी उसका एक ये भी काम था मुखिया का कि वो सभी जातियां अपनी हद में बनी रहें, ये सुनिश्चित करता था। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार भी उसके पास थे। समुदाय से बाहर निकालना एक बड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था, और इसके तहत दंडित व्यक्ति को यानी जितना दंड उसे मिलता था उतने समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था, और इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से भी हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था, यानी इतने कड़े नियम सिर्फ इसलिए बनाए गए कि लोग अपनी जाति की हदों को पार न करें। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी, यानी जातियों की पंचायत अलग से बनने लगी। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। वे जमीन से जुड़ी दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियाँ जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं, और यह भी कि गाँव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाए, कर्मकांडी वर्चस्व किस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था, यानी फौजदारी को छोड़ के जितने भी मामले हैं उनके फैसले को राजा भी मानता था। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेज में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत दर्ज की गई है।
आमतौर पर ये अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे और अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी जिनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग सम्राट समूह की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। यानी जो निचले तबके के लोग हैं उनका ही शोषण होता था मोस्टली, और वे लोग कई बार समूहों में ऐसी अर्जियां लगाते थे मुखिया को जिनमें क्या होता था, जो जबरन कर वसूली करने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये अर्जियां होती थी, और जो ये नैतिक दृष्टि से अवैध वसूलियां करते थे इनके खिलाफ वो अपना विरोध जताते थे। और जो बहुत ज़्यादा कर की मांग है उनसे भी किसानों का दैनिक गुजारा जोखिम में पड़ जाता था, और ख़ासकर सूखे या ऐसी विपदाओं के दौरान ये लोग जो है खाने लायक भी धन इनके पास नहीं बचता था। उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। यानी वो ये मानते थे कि जिंदा रहने के लिए जो भी बुनियादी साधन उनको चाहिए होते हैं उनका उन पे हक है, और वे ये समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फ़र्ज अदा करे और न्याय करे। ये सही ही कहते थे कहीं ना कहीं कि जो अवैध वसूलियाँ कर रहे हैं उनको एक तरह से रोका जाए, और ये जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं वो सब ये लूट के ले जाते थे और इनके पास खाने को भी नहीं बचता था। तो राज्य को कहीं ना कहीं अपना ये फ़र्ज़ निभाना चाहिए न्याय करने का। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे, यानी फैसले भी अलग अलग थे। अत्यधिक करों की मांग के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का ही सुझाव देती थी, और जहाँ पे समझौते नहीं होते थे वहाँ पे किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे। और जैसे कि गांव छोड़ के भाग जाना, गांव छोड़ के भाग जाना जो है किसानों का एक मोस्टली जो कहते हैं एक प्रभावी हथियार था, क्योंकि जोतने लायक खाली ज़मीन तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन श्रम जो है वो वहाँ पे कम उपलब्ध था। अगर किसान ही नहीं रहेंगे तो वहाँ काम कौन करेगा, तो वो उनको जताने के लिए वहाँ से भाग जाते थे। यहाँ पे देखिए कपड़ा उत्पादन को दर्शाती हुई हमें 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी दिखाई देती है। ये देखिए, ये जो कपड़ा उत्पादन की चित्रकारी है, यहाँ पे देखिए हमें किस तरह से यहाँ पे ये मजदूर लोग श्रम कर रहे हैं, ये अधिकारी यहाँ पे बैठा हुआ है, ये सारा काम कर रहा है और ये सब सेवक इसकी सेवा में लगे हुए हैं। इस तरह से हमें ये दिखाता है कि किस तरह से ये लोग निचले तबके जो लोग हैं ये ज़्यादा मेहनत करते थे, फिर भी बैठे बैठे कौन खाते थे, ये लोग। फिर हम देखते हैं ग्रामीण दस्तकार। अलग अलग तरह के उत्पादन के कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। यानी जो अलग अलग तरह के उत्पादन करते थे वो लेन देन के रिश्ते भी उनसे जुड़े हुए थे। और अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज ये बताते हैं कि गांवों में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। यानी जो लोग हैं वो धीरे धीरे दस्तकार, यानी कि उनको हम कह सकते हैं एक वो इस तरह से एक पेशा होता है दस्तकार का जिसको वो अपनाते थे, और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये कृषकों से लेके हट के 25% जो घर है वो दस्तकारों के होने लग गए गाँव के अंदर। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। यानी कुछ लोग दोनों ही काम करते थे तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा किसान है और कौन सा दस्तकार है। खेतिहर और उनके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। हम दस्तकार शिल्पकार को भी कह सकते हैं या उन्हें भी कह सकते हैं जो कृषि के अलावा जो है कुछ काम, जैसे मसलन रंगरेजी हो गई, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तन पकाना, खेती के औजार बनाना या उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती, जैसे कि बुआई सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय ये खेतीहर क्या करते थे, दस्तकारी का काम करते थे। यानी जब खेती का काम होता था तब खेती, और जब खेती का काम नहीं होता था उस समय ये एक्स्ट्रा काम करते थे, जैसे कि कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिनके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से उनकी सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा
शायद कोई ऐसी ज़मीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी, ऐसा टुकड़ा उन्हें दे दिया जाता था उनकी सेवा के बदले में। अदायगी की सूरत क्या होती, ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यानी महाराष्ट्र में दस्तकारों को जो ज़मीन मिली उनके उपहार में या फिर उनके मेहनत के बदले में, वो उनकी मीरास या वतन बन गई, यानी जिस पर उनका खुद का पुश्तैनी अधिकार हो, जिस पे उनका स्वयं का अधिकार हो, उसे कहते हैं मीरास या वतन। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हरेक खेतिहर परिवार परस्पर बातचीत करते अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। यानी वो बातचीत करके किसी एक व्यवस्था पर राजी हो जाते थे। अदायगी मतलब किस चीज़ के बदले में क्या लेना है। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। विनिमय मीन्स क्रय विक्रय, लेना देना, लेन देन होता था, जिनमें वस्तु और सेवाएं होती थी। यानी आप मुझे सेवा दोगे और मैं आपको वस्तु दूंगी। यही चीज़ हो गई कि अगर मेरे पास घर में धान्य पड़ा है और आपको आता है जैसे कुछ सिलाई वगैरह करना, तो आप मेरे कपड़े सिल के दे दोगे, मैं उसके बदले में आपको धान्य दे दूंगी। ये हो गया वस्तु और सेवा का विनिमय। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी भी देते थे और इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं-17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार है क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेर बदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नकद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। यानी जो नगद अदायगी है, वस्तु और सेवा विनिमय, ये तो हो गया अलग। इसके अलावा अगर उन्हें भत्ता यानी कि पैसा, खाने के लिए नकदी यानी जो सैलरी जिसे हम कहते हैं, इस व्यवस्था को कहते हैं जजमानी व्यवस्था, जिसे आप नौकरी कह सकते हो। सेवा के बदले में धन देना, नकदी देना, ये होती है जजमानी व्यवस्था। एक छोटा गणराज्य। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारा कुछ साइड के जो आते रहते छोटे छोटे पॉइंट्स, वो कुछ छूटे तो नहीं है, लगभग हम सारे साथ में लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे हमने एक जो चित्र है, शायद इसको नहीं देखा है, ये है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का चित्र, जिसमें गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है गांव के बुजुर्ग। ये जो इधर मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखिए, ये गांव के बुजुर्ग हैं सारे, और ये इनमें हमें लग रहा है मुखिया, क्योंकि ये सारे हमें थोड़े ऐसे जो है गरीब टाइप से, और ये थोड़ा ढंग का ऐसे दिख रहा है, कुछ बुजुर्ग ज़्यादा, तो ये हमें मुखिया लग रहा है। और ये जो है ये कर अधिकारी कर लेने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे इनका जो है कर पड़ा हुआ है, धन जो ये वसूलते थे, इनके आगे ऐसे डिगले करते थे मुखिया कि ये आपका कर है, आपका हिस्सा है, और ये अधिकारी वसूलने वाले आते थे। और देखिए कैसे लोग बैठे बैठे कमा रहे हैं, और ये धन जो आता है, ये असली मेहनत इसके पीछे होती है किसानों मजदूरों की। तो इस पिक्चर को देखने के अलावा हमने देख लिया था सब कुछ, इस पिक्चर को भी देख लिया था। यहाँ पे कपड़ा उत्पादन का श्रम बताया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं एक छोटा गणराज्य। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को कैसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधन और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर, सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। यानी जो ताकतवर लोग हैं, फैसले भी वही लेते थे, शोषण ही वही करते थे। तो इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद रिश्ते फैल चुके थे। यानी अब गांव में नगद रिश्ते फैल चुके थे, श्रम और संसाधन का बंटवारा होने लगा था। और मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नगद में की जाती थी। यानी अब जो कर है वो भी नगद में वसूला जाने लगा। जो हमने फ़ोटो देखा
उसमें जो कर अधिकारी थे वो कैसे हमें धन लेते हुए दिखाई दे रहे थे। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नकद में ही मिलता था। और इसी तरह कपास, रेशम या नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी ही होता था। और यही कारण है कि भारत में जो है कपास, रेशम, नील जैसी व्यापारिक फसलों को अंग्रेज़ लोग, ब्रिटिश लोग ज़्यादा महत्व देने लगे। फिर देखते गांव में मुद्रा। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री जो बैप्टिस्ट टेवर्नियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सर्राफ कहते हैं, वो न हो। यानी जिस गांव में सर्राफ न हो उस गांव को बहुत ही छोटा गांव कह दिया जाता था। यानी ये होना ही चाहिए कि हर गांव में मुद्रा की फेरबदल करने वाला सर्राफ होना चाहिए, ऐसा कहता है टेवर्नियर। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपये की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। यानी वो क्या करता है, जो कौड़ियाँ हैं उन्हें रुपए पैसे में बदलता है, उसे कहते हैं सराफ, मुद्रा को जो बदलता है। और ये क्या करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक करता है भुगतान सबको। तो इस तरह से हमारा ये ग्रामीण समुदाय हमने पूरी तरह से देख लिया। और इसी ग्रामीण कृषि समुदाय में महिलाओं का क्या हाल होता था इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए इसी तरह।